guys, so welcome back to the channel. I hope you're seeing the videos regularly. And अगर आपने previous video देखा होगा तो we had started off with chapter number 3 जिसमें हमने दो बहुत ही important laws और उनके numericals के बारे में discuss किया था, law of conservation of mass and law of constant proportion. Now in this video we are going to study about one more topic which is a very important foundation of chemistry and from the examination point of view also. So we are going to study in today's lecture is Dalton's atomic theory, उसके postulates क्या थे and उसके drawbacks क्या थे. But before we just start on to this theory, I will first like to highlight one more point. It's a very simple formula about calculating of elements percentage in a compound. Then I'll take up the Dalton's atomic theory. So as you can see up here, percentage composition of element in a compound. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है H2O, ठीक है. यू नो दैट दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज द एलिमेंट. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये चीज कैसे फाइंड आउट की जाती है? उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट अपॉन दी टोटल मास ऑफ कंपाउंड और मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज करना है. ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है. आपको न्यूमेरिकल में हर चीज की एग्जैक्ट अमाउंट दे रखी होती है इन ग्राम्स और आपको सिर्फ उसका परसेंटेज निकालनी होती है कि हाइड्रोजन इतने ग्राम में प्रेजेंट है, टोटल मास इतना है, तो आपको सिर्फ परसेंटेज करना है. तो दिस इज द बेसिकली परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है. उसको आपको क्या करना है, आपको उसका मास ले लेना है, डिवाइड करना है टोटल मास ऑफ कंपाउंड से इनटू 100. इसे मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाती हूँ. ये न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी से लिया है एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन. 1 या 2 मार्कर्स में ये क्वेश्चन आ जाता है. अब जो क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर, दे आर सेइंग दैट देयर इज अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन, ठीक है. और वो कितना आपके पास गिवन है, इन्होंने कहा 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल आपने कंपाउंड का लिया है and that compound contains 0.096 of gram of boron and 0.144 gram of oxygen. तो आपको पता लग गया कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसका टोटल मास है 0.24 ग्राम्स. इसके अंदर 0.096 ग्राम आपका क्या है, बोरॉन है, एंड 0.144 ग्राम आपका क्या है, ऑक्सीजन है. तो आपको क्या यहाँ पे ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन. तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप पहले ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ बोरॉन, ठीक है. परसेंटेज ऑफ बोरॉन निकालने के लिए हमारे पास बोरॉन कितना है, 0.096. डिवाइड हमने इसे करा बाय द टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड यानी कि 0.24 इंटू 100. अब आप इसे नॉर्मली सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40%. अब आप क्या करोगे, आपको सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है इसी तरह. लेकिन ये सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑफ कोर्स ये सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा. तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो. द थिंग इज दैट आपने एक परसेंटेज निकाल ली है, तो आप दूसरी कैसे निकाल सकते हो, आप दूसरे को सिंपली 100 माइनस एक्स कर सकते हो, यानी कि 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%. ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब भी आप सम करते हो परसेंटेजेस का, ठीक है, जितने भी उसमें चीज़ें हैं, दैट इज इक्वल टू 100. क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है कि वो पर 100, हम 100 में बात कर रहे हैं. तो आपको ये पता लग गया, मान लो कि ये 100 है और 100 में से ये 40% प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये कितना प्रेजेंट होगा, 100 माइनस 40 दैट इज 60%. तो ठीक है, ये एक बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पर क्योंकि आ जाता है तो ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको याद रख लीजिएगा. एंड दूसरा आप सिर्फ उसे 100 में से माइनस कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की. सो व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? नाउ सी, डाल्टन वाज बेसिकली अ केमिस्ट and he had worked upon the different ideas about how the structure of atom is और कैसे मैटर जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. तो ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जिसने एक थ्योरी फॉरवर्ड की थी. थ्योरी फॉरवर्ड की थी से मतलब क्योंकि बाय दैट टाइम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आ चुके थे. जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, जो हमने
पिछली वीडियो में पढ़े थे, दे हैड कम, ठीक है, एंड प्लस कुछ और भी डिस्कवरीज ऐसी हो चुकी थी। तो डाल्टन ने उन सब लॉज के ऊपर बेस करके एक थ्योरी फॉरवर्ड की, जो उसने सोचा। थ्योरी फॉरवर्ड की से मतलब यानी कि ये जितना भी उसने पोस्टुलेट्स अपने दिए, दीज वर ऑल थियोरेटिकल। थियोरेटिकल से मतलब ये हो गया कि इट वाज ऑल मेजरली अ फिलोसॉफिकल पार्ट विद नॉट एक्चुअल प्रूफ, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रूफ में बहुत फर्क होता है। थ्योरी इज दैट यू आर जस्ट थिंकिंग एंड इमेजिनिंग कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है। प्रैक्टिकल इज समथिंग कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो एंड फिर उसके बुनियाद के ऊपर आप कुछ पोस्टुलेट दे रहे हो। तो यहाँ पे जो डाल्टन ने थ्योरी दी, दैट वाज प्योर जस्ट बेस्ड ऑन फिलोसफी, नॉट ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। अपनी खुद की फिलोसफी प्लस जो लॉज ऑफ केमिकल पहले से आ चुके थे, जो कि दूसरे लोगों ने डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो उन सब के ऊपर बेस करके ही हैड पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। तो हम उन पोस्टुलेट्स को एक एक करके समझेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई लेट यू नो कि कौन से क्वेश्चन इसमें से आते हैं एग्जाम में, ये भी। सो डाल्टन के पोस्टुलेट की अगर हम बात करें, द पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी, राइट, तो हम सबसे पहला पोस्टुलेट उसका लेते हैं। पहला पोस्टुलेट जो है दैट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये इसका सबसे पहला पोस्टुलेट था जो उसने कहा था, ठीक है। पोस्टुलेट मतलब थ्योरी का कौन सा पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को समझते हैं ना। एज यू कैन सी अप हियर, यहाँ पे मैंने आपको एक गोल्ड रिंग दिखा रखी है, राइट। नाउ दिस गोल्ड रिंग व्हेन सीन अंडर एन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, या फिर आप इसे बहुत ही ज्यादा जूम इन करके देखो, तो बेसिकली आप क्या पाओगे कि ये जो मैटर है ये बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को मिला के बना हुआ है, और इन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। और ये बात कोई नई नहीं है, क्योंकि हम काफी स्टार्टिंग वीडियो से हम इस बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि एटम क्या है। आई मीन आप मैटर को आप ब्रेक डाउन करते जाओ, अ पॉइंट विल कम वेयर इट कैन नो लॉन्गर बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एटम। नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर मैंने आपको एक गोल्ड नगेट दिखा रखा है, जैसे गोल्ड बार, ठीक है। आपने इसे ब्रेक डाउन किया तो क्या हो गया, ये छोटे छोटे गोल्ड के पीसेस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब आप जब इसे फर्दर ब्रेक डाउन करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू नो इवन इनटू दी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे इन्होंने गोल्ड डस्ट लिख रखा है, राइट, तो ये और छोटा हो गया। बट फर्दर इवन इफ यू ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन, अ पॉइंट विल कम व्हेन यू विल गेट दिस स्मॉलेस्ट एंटिटी विच इज नोन एज एन एटम। तो डाल्टन ने ये एक पॉइंट बोला विच इज अ वेरी सिंपल पॉइंट, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोली थी उसने, बट अगेन दिस वाज अ पार्ट ऑफ हिज थ्योरी, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो all matter is made up of very tiny particles called atom। बट यहाँ पर एक चीज नोट करने की ये है कि आज की लाइफ में, आज मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें, तो दिस हैज बीन एक्चुअली प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि एटम कैन ऑल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। पर आई होप आपको इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया होगा, राइट। अब सेकेंड पोस्टुलेट की हम बात करते हैं, which says that atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। इनडिविजिबल मतलब जो कि और डिवाइड ना हो सके, ठीक है। तो उसने कहा कि एटम और डिवाइड नहीं हो सकता। फिर उसने कहा कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब आपको ये स्टेटमेंट कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था, दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था। तो ये जो स्टेटमेंट है, पोस्टुलेट है, दिस इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक तो फॉर्म ये है क्वेश्चन का कि उन्होंने आपसे पूछा कि कौन सा पोस्टुलेट जो है वो इस लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो आप क्या कहोगे, आप ये वाला पोस्टुलेट एग्जैक्टली स्टेट कर दोगे। अब एग्जैक्टली स्टेट कर
दोगे पे प्लीज फोकस करिए, बिकॉज इट्स अ पोस्टुलेट गिवन बाय डाल्टन उसकी थ्योरी में, तो आप उसके पोस्टुलेट को बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आई विल सजेस्ट यू राइट द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, बट डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। एंड ऑफ कोर्स द अदर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन कैन बी, दे कैन आस्क यू कि इस वाले पोस्टुलेट का किस लॉ के ऊपर बेस्ड है। आई मीन ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है? क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो सेकंड पोस्टुलेट है, दिस वाज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड अगेन एज यू कैन सी, अब यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। दिस डायग्राम दैट यू सी इज बेसिकली अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल किससे बना है? एक ऑक्सीजन के एटम से, ठीक है, एंड दो हाइड्रोजन एटम्स को मिला के। पहले अगर आप सम कर लो, एक ऑक्सीजन का कितना हमने, मान लो हमने 16 ग्राम्स लिया, ठीक है, और हमने दो हाइड्रोजन लिए यानी कि 2 ग्राम्स हमने लिया, तो यहाँ पर टोटल क्या हो गया? 18 ग्राम्स हो गया। और यहाँ पे आप H2O का आप सम निकालोगे तो भी यहाँ पर 18 ग्राम ही आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हम पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप जाके प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड लॉ, सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट पे आते हैं, which says that atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। अब इसका क्या मतलब है? atoms of a given element मतलब अगर हम एक स्पेसिफिक किसी एक एलिमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है गोल्ड। गोल्ड इज एन एलिमेंट। अगर हम गोल्ड के एटम्स के बारे में बात करें, यानी एज यू कैन सी दिस इज द एनलार्ज पिक्चर, ये रहे इसके एटम्स, तो ये पोस्टुलेट कहता है कि ये जितने भी एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल होंगे इन मास एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हर एटम का जो मास होगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, और वो कितना होगा? दैट विल बी 196 और अप्रोक्सीमेटली 197 ग्राम्स। ये जो है ये इसका एटॉमिक मास होगा हर एटम का जो कि गोल्ड के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। मतलब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे वो रिएक्शन करता है वगैरह, एवरीथिंग विल बी सेम। ऑल्दो दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट गिवन बाय डाल्टन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने कहा कि कोई भी आप एक एलिमेंट ले लो, कोई भी, फिर उसके अंदर के जितने भी एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल होंगे इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, atoms of different element have different masses and chemical properties। now wait a second, now this statement is exactly same जो अभी हमने पीछे देखी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट एलिमेंट के बारे में। तो डाल्टन ने कहा कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो उनका डिफरेंट मास होगा एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल स्टेटमेंट। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 ग्राम्स। ऑक्सीजन का कितना है? 15 ग्राम। तो यही तो वो कह रहा है कि नाइट्रोजन के एटम्स का मास कितना होगा? इट विल बी 14 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 15.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 ग्राम्स। दोनों का मास अलग है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत अलग है। ऑक्सीजन इज टोटली डिफरेंट एंड सो इज नाइट्रोजन। फिर आप चाहे किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करो, चाहे वो हीलियम हो, लिथियम हो, या कोई भी जितने भी एलिमेंट हैं, हर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का अपना अलग मास होगा। जो ऑक्सीजन का मास है वो नाइट्रोजन का नहीं होगा, जो नाइट्रोजन का है वो ऑक्सीजन का नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, मतलब ऑक्सीजन के एक सैंपल में इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सारे, उन सबका मास सेम ही रहेगा, उन सबके केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं वो सेम ही रहेंगे। ये इस पॉइंट का मतलब है। सो दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट। अब फिफ्थ पोस्टुलेट के ऊपर आते हैं। इट सेज दैट एटम्स कंबाइन in the ratio of small whole numbers to form compound। मतलब कोई भी एटम जब आपस में कंबाइन करेगा टू फॉर्म अ कंपाउंड, तो वो सिंपल होल नंबर्स की रेशियो में
हमेशा कंबाइन करेगा। क्या मतलब, एज यू कैन सी यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है, जिसे आप ऐसे लिखते हो H2O, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि किस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन है, तो आप क्या कहोगे, 2:1। मतलब 2 एटम्स किसके हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपसे मास की रेशो नहीं पूछा है, हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये पूछा कि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो कितनी रेशो में प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, तो रेशो क्या हो गई, 2:1। और ये दोनों ही हमारे होल नंबर्स हैं, ये उसने बोला। कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि 1.5:2 या फिर 1:2.5, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ये डाल्टन ने कहा था। सिमिलरली अगर आप एक और एग्जांपल अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल अमोनिया का, अमोनिया को हम ऐसे लिखते हैं NH3, राइट। अब सिमिलरली अब मैं यहाँ आपसे पूछूं कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं किस रेशियो में कंबाइन है। लेट्स सी, नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 3, तो क्या रेशियो है, 1:3। और ये दोनों ही हमारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं, दे आर नॉट फ्रैक्शन, दे आर नॉट डेसिमल्स, ठीक है। तो ये पॉस्टुलेट कहता है कि एटम जब भी कंबाइन करते हैं वो होल नंबर्स की फॉर्म में हमेशा कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, वो कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में कंबाइन नहीं करते। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉस्टुलेट पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now this postulate says that the relative number and the kind of atoms are constant in a given compound. अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल दिखा रखा है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि ओशन वाटर से लिया है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि सिंपली टैप वाटर से लिया है। अब आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ, ये हम किस लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। तो यहाँ पे दोनों ही मॉलिक्यूल्स को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये दोनों सेम है। सेम है इसे मतलब ये कि दोनों में हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो टॉक इट लाइक दिस कि हाइड्रोजन का अगर हम मास निकालें 2 ग्राम्स, ठीक है, टोटल 1 ग्राम इसका 1 ग्राम इसका, और ऑक्सीजन का कितना था, 1 एटम है यानी कि 16 ग्राम, तो 16 ग्राम आप इसका रेशो निकालोगे कितना आएगा, 1:8। यहाँ पे भी आप रेशो निकालोगे तो क्या आएगा, 1:8, है ना। तो ये रिएक्शन जो है आपको एक सिंपली एक ये बता रहा है कि ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो आप इन अदर वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लॉ जो है वो कौन सा है, हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये वाला लॉ जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ये पॉस्टुलेट इसके ऊपर बेस्ड है। सो अगेन द क्वेश्चन कैन कम हियर आल्सो कि डाल्टन का कौन सा पॉस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है, या फिर जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको बताना होगा। हो सकता है आपको ये पॉस्टुलेट गिवन हो और आपको बताना होगा कि ये कौन सा लॉ प्रूव कर रहा है। तो दिस इज एक्चुअली प्रूविंग अप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। सो दिस इज अबाउट द सिक्स्थ पॉस्टुलेट। तो एज यू कैन सी यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल यू नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इन दिस कंपाउंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में कंबाइन हुए हैं बाय एटम्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये 1:8 में लिखना है तो यू कैन राइट इट लाइक दे ऑलवेज रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय, यहाँ पे क्या आएगा, मास। तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट कि आपको पता लगे हम रेशियो में किसकी बात कर रहे हैं। क्या हम रेशियो में सिर्फ नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, क्या हम रेशियो में ग्राम्स की बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ देखा था, हमने यहाँ पे बात की थी, ये जो रेशियो है दिस इज रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स, हमने सिर्फ एटम्स को काउंट किया और उनकी रेशियो निकाल दी। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पे पहले हमने उनका मास निकाला फिर रेशियो निकाली। सो दिस इज 1:8 बाय मास। तो दिस इज द सिक्स पॉस्टुलेट जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने दो टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए क्या आते हैं, जो कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का था एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का,
कि आपको बताना होता है कि डाल्टन का कौन सा पॉस्टुलेट इनके ऊपर बेस्ड है, या फिर जस्ट इनका उल्टा भी हो सकता है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है, दैट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपको एग्जाम में आ जाता है दैट राइट एनी 3 postulates of Dalton's atomic theory. This is I'm writing the short form here, but please in exam you write the full form. So कोई भी 3 postulate आपको डाल्टन के लिखने होते हैं, तो बस ध्यान आपको क्या रखना है, आप डाल्टन की थ्योरी को बदल नहीं सकते, सो यू हैव टू बी एग्जैक्ट इन दीज postulates। जो जितने भी हमने 6 postulate किए हैं आपको वो एग्जैक्ट एग्जाम में लिखने आने चाहिए, right? It should not be a much change in the type of words which have been used. So this was all about the Dalton's atomic theory. अब देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या थे, यानी कि इसकी थ्योरी में क्या क्या गलत पॉइंट थे वो देखते हैं। So the very first point is that atom is no longer considered as the smallest indivisible particle। यानी कि इसने तो हमारा जो डाल्टन का फर्स्ट पॉस्टुलेट था उसी को गलत ठहरा दिया। डाल्टन का फर्स्ट पॉस्टुलेट ये था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। एंड सेकेंड पॉस्टुलेट भी गलत ठहरा दिया, क्योंकि सेकेंड पॉस्टुलेट में उसने कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, जबकि ऐसा नहीं है। द राइट थिंग इज एटम इज नॉट considered as the smallest indivisible particle. In fact, atom is now further divided into electrons, protons and neutrons। ठीक है, as you can see ये प्रोटॉन्स हैं और आपके ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दिखा रखे हैं। ये हम चैप्टर 4 में इन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे। एक ड्रॉबैक इसका ये है, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different mass। अब आपको थर्ड पॉस्टुलेट याद हो, थर्ड पॉस्टुलेट में हमने अभी क्या कहा था, थर्ड पॉस्टुलेट हमारा ये था कि जैसे गोल्ड है, एक एलिमेंट है, तो उसके सब एटम्स का मास सेम होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये लॉ तो कुछ और ही कह रहा है, ये जो फाइंडिंग है वो कुछ और कह रही है। दिस इज सेइंग दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास, जिन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब इसका क्या मतलब है, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन के एटम्स दिखा रखे हैं, जिसके अंदर ये जो नीचे नंबर लिखा है दिस इज बेसिकली योर मास नंबर, राइट। एंड ऊपर जो नंबर लिखा है, आई एम जस्ट सो सॉरी, आई जस्ट रोट द ऑपोजिट थिंग, दिस इज योर एटॉमिक नंबर, एंड ऊपर जो नंबर लिखा है दिस इज योर मास नंबर। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैंने 3 हाइड्रोजन के एटम्स दिखा रखे हैं। तो बेसिकली हम एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से एलिमेंट के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों का आप अगर चेक करोगे मास नंबर अलग है। नाउ एज यू कैन सी इन हाइड्रोजन एटम्स में तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है 1, लेकिन अब आप मास नंबर को ऑब्जर्व करो, एक में मास नंबर है 1, एक में 2, एक में 3, जबकि ये तीनों एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं। ये तीनों एटम्स जो हैं ये एक ही एलिमेंट के, हाइड्रोजन के, लेकिन तीनों का मास अलग है। सो दिस इज प्रूविंग द थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स रॉन्ग, क्योंकि नेचर में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके एटम्स 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका मास नंबर अलग है। उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हाउएवर इसे हम चैप्टर 4 में इवन और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि डाल्टन के थर्ड पॉस्टुलेट को गलत प्रूव कर रहा है, राइट। तो कुछ, एंड ऑल्सो ये आइसोटोप हर एलिमेंट के एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ कुछ एलिमेंट्स के एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, फॉर एग्जाम्पल कार्बन हो गया, एंड यू हैव नाइट्रोजन, कुछ कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड इवन क्लोरीन, राइट। नॉट ऑल एलिमेंट्स हैव देयर आइसोटोप्स। एंड एक और इसका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है which says that, I mean drawback है, which says that atoms of different elements may be having same mass। अब ये जो है हमारा डाल्टन का फोर्थ पॉस्टुलेट जो था उसको गलत प्रूव कर रहा है। फोर्थ पॉस्टुलेट क्या था, फोर्थ पॉस्टुलेट ये कह रहा था कि डिफरेंट एटम्स हैं, उनका मास हमेशा डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के
जिनका मास सेम हो सकता है उन्हें हम जनरली कहते हैं आइसोबार्स। दिस अगेन विल बी स्टडिंग इन चैप्टर 4। आइसोटोप्स के साथ हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, आर्गन एंड पोटेशियम, ठीक है। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, ऑब्वियसली अलग होगा ही क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर आप मास नंबर देखो 40 एंड 40, दोनों का मास नंबर जो है वो इक्वल है। तो दिस इज प्रूविंग द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स रॉन्ग कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो अलग होने के बावजूद भी उनका मास जो है वो सेम हो सकता है। तो आपका एग्जाम्पल एक ये है, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है, नियॉन एंड सोडियम, ठीक है। इन दोनों का मास सेम है 22, जबकि ये दोनों अलग एलिमेंट है, इनके एटम्स भी अलग हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका आर्गन एंड पोटेशियम, एंड यहाँ पे एक और होता है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 एंड मास नंबर होता है 40। तो बेसिकली यहाँ पर तीन ऐसे लोग हैं जिनका मास नंबर सेम है लेकिन वो एटम्स अलग एलिमेंट के हैं। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड हेयर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये है कि आपसे पूछा जाता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के आपको ड्रॉबैक्स लिखने हैं। तो जब आपको ड्रॉबैक लिखने हैं यू ऑल्सो हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो मार्क्स हटेंगे। आपको इन पोस्टुलेट के साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। अगर आप ये लिख रहे हो तो इसमें तो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये वाला लिख रहे हो और ये वाला लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको ड्रॉबैक भी लिखने की जरूरत है along with the example, right? So this was all about Dalton's atomic theory and उसके क्या drawbacks थे, right? So we come to the conclusion of this video. Thank you so much for watching, and if you have any doubts so of course you can ask me up. Baki, please do not forget to like our video so that we will also feel that yes, our hard work is appreciated, and of course share it with your friends so that your friends can also have more knowledge. And if you're new to the channel then please subscribe to our channel. So till then we will see you up in the next video, next class. So bye and take care, stay safe at home. Bye everyone.